हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइंस बंकर्स। जैसे कि हम आपके साथ ऑलरेडी एक सीरीज शुरू कर चुके हैं जिसमें 10 वीडियोस आपकी पेडागोजी के ऊपर आ चुकी है। और हमने उससे पहले भी आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया था कि टीजीटी के एग्जाम्स में सिर्फ पेडागोजी के 10 क्वेश्चन आने हैं और वो 10 कितने इंपॉर्टेंट हैं और आप उन्हें आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ब्रॉडर कॉन्सेप्चुअल आइडिया है या फिर हम कहें कि ब्रॉडर या जेनरिक नॉलेज है उस आइडिया की, तो आप उन क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। इन क्वेश्चन को आप बहुत स्पीडी देखें, लेजर टाइम में देखिए, पढ़ने की कोशिश करिए, भाषा को समझने की कोशिश करिए, किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं, ताकि आप एलिमिनेशन से भी उन 10 सवालों को कर सकते हैं। ज़्यादा नोट्स के चक्कर में मत पड़िए, ज़्यादा कंटेंट उठाने की ज़रूरत नहीं है। कंटेंट मार्केट में ऑलरेडी बहुत अवेलेबल है। सो प्लीज़ ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि प्रीवियस और क्वेश्चन ही आपको इस चीज़ में हेल्प करेंगे। अभी जो हम सीरीज़ कर रहे हैं वो पीजीटी के जितने भी पेपर्स आए हैं उनके सोल्यूशंस आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हम पीजीटीज़ के जो क्वेश्चन थे अभी तक, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन को कर रहे हैं। ये 14 जुलाई को हुए पेपर का सेकंड शिफ्ट का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट का हम ऑलरेडी 10th वीडियो में कर चुके हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करें फटाफट से इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन अमंग द फॉलोइंग इन द सिलेक्शन ऑफ लर्निंग रिसोर्स। देखिए टीचिंग लर्निंग वाली यूनिट से आ गया। जब हमने 10 यूनिट्स डिसाइड की थी कि ज़्यादातर किन क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देखिए लर्निंग रिसोर्सेज से एक सवाल आया है। तो सीधी बात है, यहाँ पर देखिए कई लोगों को लगे कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन पूछा है। तो किसी भी रिसोर्स को जब आप क्लासरूम में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, किसी भी सामग्री को ले जा रहे हैं, तो उसका पेडागोजिकल रेलेवेंस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ना कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस या ईज ऑफ एक्सेस उसका मेन मानक नहीं है। जो सबसे बड़ा मानक है उसकी पेडागोजिकल रेलेवेंस है, कि मतलब वो पढ़ाने के लिए शिक्षा पद्धति में कितना आवश्यक होगा। अगला क्वेश्चन, अ टीचर्स रोल विल बी लाइक फैसिलिटेटर। तो देखिए हमें पहले ही कई बार पढ़ा है, मैंने आपको जो स्कूल ऑफ थॉट पर पढ़ाए थे, तो कई हैं, बिहेवियरिस्ट है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है, कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है। तो जो टीचर्स के रोल को जो फैसिलिटेटर बताता है वो आपका कंस्ट्रक्टिव स्कूल ऑफ थॉट है, जिसे रचनावाद हम कहते हैं। पर देखिए यहाँ आपको रचनावाद कहीं नहीं दिखेगा, यहाँ इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग दिख रहा है, बिहेवियरिस्ट दिख रहा है, कोग्निटिव दिख रहा है। पर ह्यूमनिस्ट पर्सपेक्टिव जो है वो कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव का ही पार्ट है, क्योंकि वहाँ पर हम ह्यूमन्स की नॉलेज को, या फिर हम कहें कि ह्यूमन्स को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, सब्जेक्टिव नॉलेज को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग। अगला सवाल देख लेते हैं, वट इज़ द प्राइमरी फोकस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन। देखिए बौद्धिक विकास की जब हम बात करें, कॉग्निशन की जो बात कर रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, सोशल इंटरेक्शन, इमोशनल, फिजिकल ग्रोथ। पर देखिए सबसे अप्रोप्रिएट आंसर जो लग रहा है, चेंजेस इन थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग। ये है आपका प्राइमरी फोकस जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। कॉग्निशन के पार्ट है थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब कॉग्निशन का पार्ट होते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी होता है पेडागोजी में ना, लंबे वाले आंसर्स हमें लगता है सही होंगे। अमूमन 98% चांसेस होते हैं कि लंबे वाले आंसर ही सही होते हैं। तो आप पहले लंबे वाले को आंसर को पढ़ के देखिए, अगर वो आपके आंसर को फिट करे तो आप लगाइए और आगे बढ़ जाइए। पर बाकी को एलिमिनेट करना भी ज़रूरी है, कि हो सकता है कि लंबा आंसर आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ने दिया हो। तो मेक श्योर कि आप दोनों सवाल ऑप्शंस को फटाफट क्विकली पढ़ लें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कंपोनेंट ऑफ बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव। देखिए फिर से व्यवहारवाद पे एक सवाल आया है ना। तो व्यवहारवाद को अगर आप समझे तो व्यवहारिक क्या है, स्टिमुलस होगा, रिस्पॉन्स होगा, कुछ आप स्टिमुलस क्रिएट करेंगे, उसके एवज में रिस्पॉन्स आता है। तो इन सबको जो स्ट्रेंथन किया जाता है, कीवर्ड्स आपने पढ़े ही हैं, एसोसिएशन, अकोमोडेशन, ये सभी शब्द आप पढ़ चुके हैं ना। पनिशमेंट, रिवॉर्ड का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब बिहेवियरिस्ट से आता है। तो री भी उसी का हिस्सा है। री आप दो तरीके से कर सकते हैं, पनिशमेंट के थ्रू री होता है और रिवॉर्ड के थ्रू होता है। या तो आप किसी को इनाम देते हैं तो बिहेवियर स्ट्रेंथन हो जाता है, रीइंफोर्स हो जाता है। अगर पनिशमेंट देते हैं तो भी आपका जो बिहेवियर है वो रीइंफोर्स होता है। रीइंफोर्समेंट कहने का मतलब है कि जब आप उसे पनिश करते हैं तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कहलाती है। कहने का मतलब है कि आप उस बिहेवियर को डिस्करेज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर रीइंफोर्समेंट आएगा। ठीक है, कॉग्निटिव मैपिंग या ऑब्जर्वेशन, कॉग्निटिव जो है मैपिंग, वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का इनहेरेंट मोटिवेशन जो है, ये भी अलग स्कूल ऑफ थॉट का हिस्सा है, ना कि बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द अलाइनमेंट ऑफ लेसन प्लान विद करिकुलम स्टैंडर्ड इज एसेंशियल बिकॉज। देखिए लेसन प्लानिंग या फिर टीचिंग लर्निंग पर फिर से एक हो रहा है, करिकुलम पर सवाल है। सो अलाइनमेंट ऑफ लेसन प्लान विद करिकुलम स्टैंडर्ड, लेसन प्लान करिकुलम स्टैंडर्ड से क्यों मिला होना चाहिए, या फिर उनके बीच में सामंजस्य क्यों होना चाहिए साथ में। इट पर बिट रैंडम सिलेक्शन, देखिए रैंडम वर्ड आती है, ऑप्शन तो गलत हो गया। इट फोकस सोली ऑन स्टूडेंट्स बिहेवियर मैनेजमेंट, नहीं, क्लासरूम मैनेजमेंट की बात होती है, टीचर के बारे में बात होती है। इट एंश्योर कंसिस्टेंसी इन इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट, बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी जरूर होनी चाहिए किस चीज़ में, आपकी इंस्ट्रक्शन असेसमेंट में। ये नहीं कभी असेसमेंट ले लिया कभी असेसमेंट नहीं करा। इट अलाउ टीचर्स टू डेविएट फ्रॉम द कोर, देखिए डेविएट फ्रॉम कोर टॉपिक्स, नहीं ऐसा नहीं है। लेसन प्लान तो टीचर को फोकस होने में हेल्प करता है, डेविएट करने में मदद नहीं करता। सही ऑप्शन होगा इट एंश्योर कंसिस्टेंसी इन इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमरी गोल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन को जो हमने लास्ट वीडियो में जब 10 में 10 लाने की बात की थी, तो हमने कहा था इंक्लूसिव एजुकेशन एज यूनिट पे सवाल आ रहे हैं, तो वही अपनी अप्रोच अब रखते हैं। लंबा वाला देखिए लग रहा है, तो पढ़ लेते हैं, टू एंश्योर ऑल स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटी टू लर्न टुगेदर। यही हमने ब्रॉडर थीम और जेनरिक अंडरस्टैंडिंग में समझा कि सारे ही बच्चे जो हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में, सबके लिए काम करना जरूरी होता है। यहाँ देखिए अब आप एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, एक्सक्लूसिवली ऑन डिसेबिलिटी नहीं, क्रिएट एक्स्ट्रा करिकुलर फॉर डिफरेंट नहीं, सेम करिकुलर फॉलो चाहिए, सेग्रीगेट स्टूडेंट बेस्ड ऑन एबिलिटी, ये तो बिल्कुल नहीं होता। इससे जो होते हैं बच्चों में हीन भावना पैदा होती है। तो लास्ट आंसर विल द करेक्ट आंसर। देखिए लंबा वाला जो हमारा ट्रिक था वो काम कर गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बच्चे द्वारा दिशाओं, दूरी और मानचित्रों को समझना जैसी स्थानिक तर्क। देखिए स्थानिक तर्क को इंग्लिश में हम कहते हैं स्पेशियल रीजनिंग, किस अवस्था के अंतर्गत आती है। देखिए प्याजे की चारों अवस्थाएं, औपचारिक संक्रियात्मक मतलब फॉर्मल ऑपरेशन, संवेदिक प्रेरक अवस्था मतलब आपकी हो गई जो है ये वाली हमारी हो गई
प्री ऑपरेशनल, ये प्री ऑपरेशनल हो गई, ये सेंसरी मोटर हो गई, संवेदिक प्रेरक जो होती है ये सेंसरी मोटर है। फिर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है। तो हमने देखा है कि पियाजे ने जो लॉजिको मैथमेटिकल टास्क कराए थे या फिर हम कहें जो गणित संबंधित जितने भी टास्क हैं वो आपके कॉन्क्रीट ऑपरेशन का हिस्सा होते हैं। तो स्पेशल रीजनिंग जो है ना, स्पेस को लेकर दूरी, इन सब के आइडिया जो है स्टूडेंट को वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में ही आता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अगला सवाल देख लेते हैं, व्हाट इज द कॉमन जेंडर इशू इन एजुकेशन करिकुला। देखिए जेंडर इशूज़ पे बात हो रही है, ये कई बार हमने बात भी की थी, जेंडर एक और यूनिट है। जेंडर इशूज़ इन करिकुला क्या है, अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल हिस्टोरिकल फिगर्स। आपको पता है हम टेक्स्ट बुक में महिलाओं की हिस्ट्री या फिर महिला जो हमारी कॉन्ट्रीब्यूटर्स रही हैं हिस्ट्री में, उनकी फिगर्स हम बहुत कम डिस्कस करते हैं। जैसे कि कई बार कहते हैं लोग फीमेल मैथमेटिशियंस की फोटो उन्हें किताबों में नजर नहीं आती है, फिर हम कहीं फीमेल हिस्टोरियंस या फीमेल साइंटिस्ट के नाम बहुत कम दिखते हैं। तो एजुकेशन करिकुलम में फीमेल्स के काम को भी बराबर एक्नॉलेजमेंट देने की आवश्यकता है, उससे हमारे जेंडर इशू सॉल्व हो सकते हैं। एक्सेसिव फोकस ऑन मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, कहीं से फीमेल को हेल्प नहीं करेगा, तो बाकी को भी आप देख सकते हैं कि एलिमिनेट आराम से हो जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म जेंडर। देखिए कई बार मैंने आपको बताया जेंडर और सेक्स में ना कई बार पूछा जाता है कि जेंडर क्या है, सेक्स क्या है। हमने बार बार बात की है, सेक्स जो है आपका बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है, जेंडर जो है वो सोशल और कल्चरल कंस्ट्रक्ट है। आपकी सोसाइटी और आपका कल्चर जो है आपकी जेंडर की परिभाषा को निर्धारित करता है, ना कि आपका सेक्स। अगला सवाल पढ़ लेते, ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन हेल्प स्टूडेंट टू। देखिए यहाँ देखने में लेंथ के हिसाब से ये लंबा लग रहा है तो जरूरी नहीं है ठीक हो, तो आप बिल्कुल पढ़कर भी थोड़ा करने की कोशिश करें। सो शार्पन देयर कम्युनिकेशन स्किल इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि डीपर रिलीजियस थॉट नहीं होता, हर ड्रामा रिलीजियस बेस नहीं होगा, है ना। इकोनॉमिक स्टेटस जरूरी नहीं है कि हर ड्रामा करने वाला उतनी बढ़िया जगहों पर काम करे, हर किसी को फिल्म में चांस मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रेंथन करता है। अगला सवाल देख लेते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव इन लेसन प्लान। तो सबको पता है कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं निर्धारित कर देते हैं कि शिक्षा क्या होगी या फिर बच्चे को हमें क्या पढ़ाना है। तो यहाँ पे देखिए टू मेक लेसन लॉन्गर नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम तो क्रिस्प एकदम टाइम सीमा के हिसाब से लेसन प्लान बनाते हैं और ऑब्जेक्टिव उस हिसाब से तय करते हैं। टू फिल इन टाइम नहीं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव कभी हम क्लास में कोई बोल के थोड़ी बताते हैं जो हमारा टाइम फिल कर देंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव तो निर्धारित करते हैं, प्रोवाइड करते हैं फोकस फॉर स्टूडेंट लर्निंग, कि हम स्टूडेंट को क्या पढ़ाना है और हमारा बच्चा कैसे सीखेगा और क्या क्या चीज़ें सिखानी है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमें वहाँ लेकर जाता है। टू सर्व एज ए डेकोरेशन इन क्लास, और डेकोरेशन से भी तो बिल्कुल ही गलत वे गए, ठीक है। अगला अगला ऑप्शन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रिंसिपल इज सेंट्रल टू द आइडिया ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। देखिए ब्रॉड जेनरिक वाला अगर आपको लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का याद हो, एलएसी मैंने जब आपको बताया था कि एलएसी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम मतलब भाषा अपने आप में अलग नहीं है, भाषा हर विषय का हिस्सा है और हर विषय का टीचर जो है वो भाषा का टीचर है। तो ये वाली स्टेटमेंट है ना, एवरी टीचर इज अ टीचर ऑफ लैंग्वेज, ये बिल्कुल सही है। गणित वाले अपनी भाषा सिखा रहे होते हैं, हिंदी वाले अपनी भाषा सिखा रहे होते हैं, साइंस वाले। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल हम कई बार लेते हैं क्लास में एलएसी में, वो है सेल। अगर सेल को आप देखें तो हर कोई सेल को अलग तरीके से डिफाइन करता है, फिजिक्स वाला सेल को अलग बताएगा, बायो वाला सेल को अलग बताएगा, ठीक है, सोशल साइंस वाले से अलग तरीके से बताएंगे। तो सेल का जो कॉन्सेप्ट है हर जगह अलग अलग है, तो अपनी अपनी भाषा के हिसाब से इसके अर्थ बदल जाते हैं। तो एवरी टीचर इज अ टीचर ऑफ लैंग्वेज, वो अपने हिसाब से अपनी भाषा जो है सब्जेक्ट की विषय वस्तु बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द हर्बिटेरियन मॉडल ऑफ एजुकेशन। देखिए इससे पहले बात हुई थी, शुरू की वीडियो थी जिसमें हमने बात भी की थी हर्बिटेरियन मॉडल पे कई बार क्वेश्चन आए हैं, और इसको लेकर मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, PPAGA, ठीक है। तो आप इसे कैसे भी याद कर सकते हैं, PPAGA से अगर आप याद रखते हैं तो PPA कहने का मतलब है P मतलब प्रिपरेशन, सेकंड इसका मतलब है प्रिपरेशन, इसका मतलब है प्रेजेंटेशन, इसका मतलब है आपका एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, और लास्ट में आता है एप्लीकेशन आस्पेक्ट। तो हर्बिटेरियन मॉडल जो है करिकुलम का या फिर एजुकेशन का हम कहें, लेसन प्लानिंग का बोले, तो उसमें ये पांचों चीज़ों का होना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस, जो मेन फोकस है इस तरीके की प्लानिंग का वो क्या है, नॉलेज एक्विजिशन एंड मोरल डेवलपमेंट। देखिए नॉलेज एक्विजिशन के लिए तो बताएं, ये पेडागोजिकल मेथड जो फोकस करता है कि लेसन प्लान कैसा हो या फिर नॉलेज कैसे दी जाए, वो आपको PPAGA तरीके से देनी है। सो आर्टिस्टिक स्किल्स ये बहुत ही रूडिमेंट्री हो गए, सिर्फ इस पर फोकस नहीं करता, वो ओवरऑल पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट व्हाट इज मेंट बाय द कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। देखिए मैंने कई तरह की वैलिडिटी की पहले से बात की थी आपसे, कुछ फेस वैलिडिटी होती है, कॉन्करेंट वैलिडिटी होती है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी होती है, तो कई तरीके की वैलिडिटी होती है असेसमेंट के अंदर। तो कंस्ट्रक्ट कहने का मतलब जो आपने विषय वस्तु बनाई है, जिस मकसद से बनाई है उस मकसद को पूरा करती है, तो उसे कहते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। सो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, टू द एक्सटेंट विच एन असेसमेंट मेजर्स व्हाट इट इंटेंड टू मेजर, मतलब जिस मकसद के लिए बनाएगी वो मकसद तो पूरा करे कम से कम, ठीक है। एबिलिटी ऑफ एन असेसमेंट टू कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, नहीं ये इसमें नहीं आता, ये अदर वैलिडिटीज़ का हिस्सा होता है। कंसिस्टेंसी ऑफ असेसमेंट रिजल्ट ओवर टाइम, देखिए इसे हम रिलायबिलिटी में कहते हैं, वैलिडिटी का हिस्सा ही नहीं है, इसे रिलायबिलिटी में आप गिनते हैं कि कोई टेस्ट रिलायबल है भी या नहीं, तो रिलायबिलिटी में। प्रैक्टिकल एडमिनिस्ट्रेटिव द असेसमेंट, ठीक है, ये अदर वैलिडिटीज़ में आता है, जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव वैलिडिटी भी हम कहते हैं या फिर फिजिबिलिटी ऑफ असेसमेंट भी कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द मटेरियल रिसोर्स। देखिए विद्यालय में कई तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, मटेरियल रिसोर्स में जो आएगा वो टेक्स्ट बुक आएगा, ये इंफ्रा का हिस्सा है, हेड क्लर्क क्या ह्यूमन रिसोर्स का हिस्सा है, टॉयलेट भी जो है वो आपका इंफ्रा का हिस्सा है, स्कूल फीस जो है वो आपका वो भी इंफ्रा का हिस्सा ही हम अमूमन मानते हैं। तो टेक्स्ट बुक जो है वो मटेरियल रिसोर्स में आएगा, ह्यूमन रिसोर्स में हेड क्लर्क आएगा, ठीक है। ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया में प्रथम चरण क्या है, ये सबको पता है कि ज्ञान अगर निर्माण है मतलब हम कहें कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज का जो सबसे पहला पार्ट होता है वो जानकारी एकत्रित करना। पहले इन्फॉर्मेशन होगी तभी तो उसे आप प्रोसेस कर पाएंगे, ज्ञान प्रतिबिंबन जो है वो बाद में आएगा, ये सब बात के हैं। तो सबसे पहले है और सबसे अंत में आता है ज्ञान का प्रयोग। तो सबसे पहले आएगा ज्ञान एकत्रित करना, जानकारी एकत्रित करना। अगला सवाल है इंक्लूसिव एजुकेशन इन सिस्टम ऑफ एजुकेशन
wherein the students with and without disability learn together and the system of teaching and learning is suitably adapted to meet the learning needs of different type of student with disability. This explanation for inclusive education is given by, देखिए सबको पता है कोठारी कमीशन ओवरऑल काम करके गया है, एनसीएफ 2023 जो है वो भी फ्रेमवर्क है पूरा, पॉलिसी तो और ब्रॉड आती है, तो जो स्पेसिफिकली इस पर बात कर रहा है वो आपका है पीडब्ल्यूडी एक्ट ऑफ 2016, जो कि हमने लास्ट वीडियो में बोला था कि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा से पढ़ लें, ठीक है। तो ये ब्रॉडर डेफिनेशन जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर 3 डायमेंशनल विजुअल एंड रिप्रेजेंट रियल थिंग्स इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट साइज एंड मैप। तो हमें पता है मॉडल जो है वो स्केल डाउन वर्जन होते हैं किसी भी चीज़ का, तो ये मॉडल आपको कहीं भी दिख जाए तो उसका आंसर होगा मॉडल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से, लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए इनके इस पेपर के। आउट ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज विच नॉलेज टॉक्स अबाउट नॉलेज दैट नॉलेज ऑफ व्हाट। देखिए ये प्रपोजिशनल नॉलेज का हिस्सा होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज हम पढ़ते हैं, ठीक है। जो प्रोसीजरल नॉलेज आपको पता है कि ये उस नॉलेज की बात करती है कि आपको किसी चीज़ की नॉलेज और आप किस तरीके से अप्लाई करें, जैसे मैं आपको बाइक या किसी के बारे में पढ़ा दूँ और फिर बाइक चलाएं आप खुद, ठीक है, तो दैट इज़ आपकी प्रोसीजरल नॉलेज की कार कैसे ठीक करनी है, स्किल बेस्ड ज़्यादा जो होती है। प्रपोजिशनल नॉलेज जो होती है, दिस टाइप ऑफ नॉलेज रेफर्स टू द नॉलेज ऑफ समथिंग इन द केस, या फिर हम कहें कि स्काई इज़ ब्लू, कि उसके फीचर्स के बारे में जब बात होती है, ठीक है। सो ये वाली प्रोपोजिशनल होती है। जो डिसिप्लिनरी नॉलेज होती है, इसकी जो हम बात करते हैं, ये हमारी जो नॉलेज आती है हिस्ट्री फिजिक्स, जो हमारे पूरे सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात होती है। डायरेक्ट नॉलेज जो होती है, इस नॉलेज को हम कहते हैं जो एक्सपीरियंस से आती है, एक्सपीरियंशियल बेस्ड होती है, डायरेक्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ आती है। अगर लैब वर्क जैसा कुछ यहाँ पर डिस्कस हो रहा होता तो आप उसे डायरेक्ट नॉलेज का हिस्सा मानते। तो प्रोपोजिशनल नॉलेज की मतलब कि ये कैसा है, इसके फीचर्स क्या हैं, जो एक्सप्लिसिटली बताए जाते हैं हमें ना, तो वो हमारा प्रोपोजिशनल नॉलेज का हिस्सा आता है, कि मतलब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं, एक तरीके से प्रोपोजिशंस होती हैं, जैसे सन इज हॉट। सो ये सब प्रोपोजिशनल नॉलेज का हिस्सा है। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड टू मेक इन्फरेंसेस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपल और ऑब्जेक्टिव। देखिए अगर डेफिनेशन बहुत अजीब सी भी लग रही है ना, तो हमें ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे इवैल्यूएशन के क्राइटेरिया के बेसिस पे, बहुत सारे असेसमेंट के तरीकों से आप क्या है किसी बच्चे को इवैल्यूएट करते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, सिस्टमिक प्रोसीजर ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। तो डिफरेंट असेसमेंट टूल से तो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और फिर इवैल्यूएट करते हैं स्टूडेंट को। मेजरमेंट भी हिस्सा नहीं है, एग्जामिनेशन जो है, एग्जामिनेशन जो है आपको असेसमेंट का पार्ट है, और असेसमेंट आपको इवैल्यूएशन की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। और ये सब एग्जामिनेशन के अंदर मेजरमेंट आएगा, तो एग्जामिनेशन किसी चीज़ को मेजर करने में हेल्प करेगी हमें, तो मेजर इज पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन। सो इस तरीके से आप इस ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग को समझे कि इवैल्यूएशन ब्रॉडर टर्म है, और जब हम कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हम असेसमेंट की बात कर रहे हैं कि हम इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। ये जो पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं ये पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का है, 15 तारीख का, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, तो इसे भी फटाफट से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द लर्निंग प्लान विच इज इंडिविजुअलाइज्ड एंड आउटलाइन स्पेसिफिक गोल्स एंड स्ट्रैटेजी फॉर अ स्टूडेंट इज कॉल्ड। देखिए जब बोला कि फॉर अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है, तो इसे क्या लगेगा, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, या फिर हमें इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान भी बोलते हैं। और एक और जब आप इसे सीख रहे हैं तो स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम्स के तहत आप समझ के चलिए यूडीएल को, यूनिवर्सल डिज़ाइन ऑफ लर्निंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच होती है जिसमें हम इस तरीके के लेसन प्लान या लर्निंग एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं जो हर एक तरीके के विविध रूप के विद्यार्थियों के लिए कारगर साबित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन अमंग द फॉलोइंग सिलेक्शन ऑफ रिसोर्स मटेरियल। देखिए थोड़ी देर पहले ही हमने क्वेश्चन किया था, तो इसका आंसर होगा पेडागोजिकल रेलेवेंस। रिपीटेटिव क्वेश्चन भी होते हैं सेम ही सब्जेक्ट में, इसलिए हमने कहा था कट ऑफ बढ़ने के चांस भी हो जाते हैं, पहले जब पेपर होता है बाद में होता है, पर इस बार मेल फीमेल का साथ में ही पेपर हो रहा है, पर अलग अलग शिफ्ट में हो रहा है, तो शिफ्ट का जो फीडबैक होगा हम आपसे शेयर करेंगे अपने चैनल पर, तो शायद बाद वाली शिफ्ट के लिए थोड़ा हेल्पफुल हो जाए। when the performance of an examinee is compared to that of other people is refers to। देखिए इस टाइप ऑफ असेसमेंट को ना हम नॉर्म रेफरेंस स्कोर कहते हैं, जो कि कहने का मतलब है कि आप एक दूसरे के स्कोर जो हैं एक दूसरे के लिए नॉर्म बन गए, मतलब कौन बेहतर परफॉर्म करेगा वो टॉपर, फिर उसके बाद जो स्कोर आते हैं वो रेलिवेंट स्कोर होते हैं। क्राइटेरिया रेफरेंस स्कोर्स जो होते हैं वो एक सर्टन क्राइटेरिया को जो फुलफिल करते हैं, जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम ड्राइविंग टेस्ट को कहते हैं। अगर आपने किसी ने दिया हो लर्निंग का जो ड्राइविंग टेस्ट होता है वो क्राइटेरिया रेफरेंस है कि 10 सवाल आएंगे, 6 ठीक हो जाते हैं तो आपको लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा, तो वो क्राइटेरिया रेफरेंस स्कोर है। वहाँ पर जो क्राइटेरिया सवाल होगा वो ट्रैफिक रूल संबंधित ही है। एनुअल एग्जाम और मिड टर्म एग्जाम आप लोग अच्छे से अवेयर हैं और हम सब देते ही हैं, तो नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरिया रेफरेंस को थोड़ा सा और पढ़ लें। नॉलेज इज सोशल साइंस डेवलप अ सेंस ऑफ, ऑब्वियसली सोशल साइंस है तो सोशल इंक्वायरी और क्रिटिकलिटी आप में प्रमोट करेगी, रिलीजियस थॉट या स्पिरिचुअलिटी कास्टिज्म प्रमोट नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इन द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग रिसोर्सेज विच प्रिंसिपल इंश्योर दैट द रिसोर्स आर सूटेबल फॉर डाइवर्स लर्नर्स नीड। देखिए जब डाइवर्स लर्नर नीड की बात हो रही है ना रिसोर्स मटेरियल की, तो उसका सीधा होगा डिफरेंशिएशन, मतलब ऐसा रिसोर्स मटेरियल जो डिफरेंशिएट कर पाए, कहने का मतलब है डिफरेंशियल लेवल, अलग अलग लेवल पर इस्तेमाल हो पाए। सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और यूनिफॉर्मिटी जो है ये सबके लिए कॉमन होते हैं, तो डिफरेंशिएशन जो है जो ऐसा मटेरियल जो सब में ग्रेडियंट बना सके कि मैं इसके लिए यूज़ कर सकता हूँ, दूसरे वाले कुछ और लिए यूज़ कर सकता हूँ सेम मटेरियल में से। निम्नलिखित में से क्या आलोचनात्मक श्रवण में शामिल होगा, मतलब क्रिटिकली लिसनिंग में, तो वक्ता के संदेश का विश्लेषण और मूल्यांकन करना है ना, ये क्रिटिकलिटी में आएगा ना। आप विश्लेषण कर सकते हैं या फिर मूल्यांकन कर सकते हैं, वैल्यूएट कर सकते हैं कि सामने वाले ने क्या बोला है, तो इसे बोलते हैं हम आलोचनात्मक श्रवण, कहने का मतलब क्रिटिकल लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
द पर्पस ऑफ इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्रोग्राम, जो अभी आईईपी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, ये इंक्लूसिव एजुकेशन में हमने पढ़ाने की कोशिश करते हैं. सो मैंने बोला था लंबे स्टेटमेंट्स देख लें तो कभी कभी हेल्पफुल होते हैं. तो प्रोवाइड पर्सनलाइज सपोर्ट एंड गोल्स फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी इन इंक्लूसिव सेटिंग. क्रिएट अ सेपरेट करिकुलम, बिल्कुल नहीं. और ट्रैक ओनली अकेडमिक, बिल्कुल नहीं. देखिए एक्सट्रीम स्टेटमेंट हम पहले रिजेक्ट करते हैं. रिस्ट्रिक्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है. इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, इसका सही आंसर होगा सेकंड ऑप्शन. इन सब्जेक्ट पेडागोजी प्लानिंग, वाई इज द अलाइनमेंट बिटवीन लर्निंग ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज एंड असेसमेंट इंपॉर्टेंट. थोड़ी देर पहले भी हमने ये पढ़ा था. तो ये है टू एनहेंस कोहेरेंस एंड इफेक्टिवनेस इन टीचिंग और रिड्यूस द टीचर्स वर्कलोड. नहीं, ये सब इसके आंसर्स नहीं होंगे. कोहेरेंस और इफेक्टिवनेस इन टीचिंग लर्निंग के लिए जो होता है, ये अलाइनमेंट होना जरूरी है आपके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज़ और असेसमेंट के. लेसन प्लानिंग से रिलेटेड सवाल है एक तरीके से अगर आप देखें तो. वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द जेंडर आइडेंटिटी एंड जेंडर एक्सप्रेशन. देखिए दोनों में फ़र्क होता है थोड़ा सा. जेंडर आइडेंटिटीज़ जो होती हैं, जो वो चीज़ है जो एक पर्सन अपनी बनाता है, और जेंडर एक्सप्रेशन जो वो शो करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है, जेंडर आइडेंटिटी इज अबाउट वंस इंटरनल सेंस ऑफ सेल्फ, कि मतलब मैं अंदर से कैसा फील करता हूँ. ठीक है, इसलिए जब हम कहते हैं कि जब हम LGBTQ कम्युनिटी की बात करते हैं, जहाँ पर ये चर्चाएँ होती हैं, तो वहाँ पर जेंडर आइडेंटिटी पर बहुत वाइड स्पेक्ट्रम, उन्हें जेंडर आइडेंटिटीज़ ही कहते हैं LGBTQ की जब हम बात करते हैं. तो जेंडर एक्सप्रेशन क्या है, दिस इज़ हाउ वन प्रेजेंट देमसेल्फ एक्सटर्नली. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, इन दोनों में डिफरेंस भी हो सकता है आपकी जेंडर आइडेंटिटी और जेंडर एक्सप्रेशन में, कि आप कुछ और फील करते हैं पर एक्सप्रेस आप कुछ और जेंडर करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, विच टीचिंग स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व स्टूडेंट्स वर्किंग इन स्मॉल ग्रुप टू अचीव अ कॉमन गोल. तो ये हमें पता है, ये कोलैबोरेटिव लर्निंग या फिर हम कहें इसे कोऑपरेटिव लर्निंग कहते हैं, जहाँ पर 2 या 3 स्टूडेंट्स मिलकर या फिर स्मॉल ग्रुप्स में जो है स्टूडेंट्स जो है साथ में काम कर रहे होते हैं ऑन अ कॉमन गोल. मतलब प्रोजेक्ट वगैरह जो हम देते हैं, तो हम कॉमन ग्रुप प्रोजेक्ट्स देते हैं, तो वो सब जो आता है वो कोऑपरेटिव लर्निंग का पार्ट आता है. साइलेंट रीडिंग, इंडिपेंडेंट रीडिंग, इंडिपेंडेंट स्टडी या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है, ये तीनों ही पार्ट है इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग के. ये कोऑपरेटिव लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग का पार्ट नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के ज्ञान में कौन सा वह ज्ञान है या फिर किस चीज़ का ज्ञान की बात करता है और सत्य कथनों पे व्यक्त होता है. देखिए अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये इसी सिमिलर क्वेश्चन देखा था, क्योंकि पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के पेपर तो लगभग सेम ही क्वेश्चन है. तो जो सत्य कथनों को व्यक्त करता है वो आपकी हमेशा प्रोपोजिशनल नॉलेज होती है, जो प्रपोजिशंस पर बेस्ड होती है, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ ज्ञान है. जैसे सन इज़ हॉट है ना, इस तरीके के जो ज्ञान है. फिर हम कहें सन की अर्थ से दूरी, ये सब प्रोपोजिशनल नॉलेज में आता है. प्रोसीजरल पे हम पहले बात कर चुके हैं. डिसिप्लिन नॉलेज हमें पता ही है, हर सब्जेक्ट का अपना एक डिसिप्लिन होता है. डायरेक्ट नॉलेज जो होती है वो डायरेक्ट एंगेजमेंट से आती है. सो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच लॉ ऑफ लर्निंग लाइक लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एटसेट्रा वर गिवन. अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी होगी, जब हम बिहेवियरिज्म पे बात कर रहे थे, तो हमने थॉर्नडाइक के बारे में बात की थी. तो हमने लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ एक्सरसाइज की बात की थी कि किस तरीके से ये बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से आते हैं और ये एक तरीके के व्यवहार को प्रमोट करते हैं. देखिए यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ बिहेवियरिस्ट एंड कॉग्निटिविस्ट आ गया है, इसलिए पहला ऑप्शन इनकरेक्ट है. कॉग्निटिविस्ट जो है वो कभी भी लॉ ऑफ इफेक्ट या रेडीनेस या एक्सरसाइज की बात नहीं करते. कॉग्निटिविस्ट जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग इनकी बात करते हैं, और कॉग्निशन की बढ़ोतरी की बात करते हैं, कि मतलब हाउ आवर ब्रेन वर्क, हाउ आवर ब्रेन थिंक. तो वो कॉग्निटिविस्ट में आता है. और कंस्ट्रक्टिविस्ट का मैंने आपको बताया है कि बहुत ज़्यादा ह्यूमनिस्टिक पैराडाइम है ये वाला, और ये इंटरप्रिटेटिव पैराडाइम में आता है, जहाँ पर इंटरप्रिटेशंस को या फिर हम कहें कि इंसानों के एक्सपीरियंस को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कंपोनेंट में डिफाइनिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, या फिर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने के लिए इनमें से की कंपोनेंट क्या है. देखिए हमने पहले भी बात की थी, लर्निंग ऑब्जेक्टिव स्मार्ट होने चाहिए हमेशा. स्मार्ट कहने का मतलब स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अटेनेबल हो, ठीक है, और रेलिवेंट हो, टाइम बेस्ड हो. सो इन तीनों चारों पांचों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव जो है फ्रेम होते हैं. तो देखिए हमें हमें स्पेसिफिक मेजरेबल आउटकम्स जो होते हैं वो की कंपोनेंट फॉर्म करते हैं. तो ये स्मार्ट को हमेशा याद रखिएगा, जब भी लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग आउटकम की बात हो रही है, तो दे हैज़ टू बी स्मार्ट. एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड. व्हाट इज द फोकस या फिर प्राइमरी फोकस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन चाइल्ड. देखिए हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पहली बात की थी. कॉग्निशन मतलब थिंकिंग या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग, ये सब इसमें आ जाता है. सोचने की क्षमता की जो बात होती है वो कॉग्निशन में बात होती है. तो फिजिकल ग्रोथ, इमोशनल, ये पहले भी क्वेश्चन आया था, तो इसका आंसर होगा चेंजेस इन थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग. डायग्नोस्टिक असेसमेंट इज प्राइमरी यूज टू. देखिए हमारा पुराना वाला फंडा इसमें भी लागू हो रहा है, कि लंबा जो आंसर होगा, आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ एरिया फॉर इंप्रूवमेंट बिफोर इंस्ट्रक्शन. सो डायग्नोसिस आपको पता ही है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम डायग्नोसिस ही कराते हैं ना अपना. हम किसी भी पैथ लैब में जाते हैं तो मेन हमारा मकसद होता है कि हमारी जो बीमारी है वो डायग्नोस हो जाए. तो इसी तरीके से असेसमेंट जो कहते हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट का मेन जो मकसद होता है वही होता है खामियां बताना, कमियां बताना, कि क्या आवश्यकताएं हैं जिन पर इंप्रूवमेंट की जरूरत है. तो डायग्नोस्टिक असेसमेंट हमेशा पहले होता है, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स और लर्निंग उसी लेवल पे डिसाइड कर पाएँ. तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो यही होगा कि आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ एरिया फॉर इंप्रूवमेंट बिफोर इंस्ट्रक्शन. सो ये इसका करेक्ट आंसर होगा. मेजर लर्निंग आफ्टर टीचिंग इज कंप्लीट, नहीं बिल्कुल भी नहीं. टीचिंग कंप्लीट के बाद जो होता है वो तो फॉर्मेटिव समेटिव असेसमेंट हो जाता है. रैंक स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर टेस्ट स्कोर, ये भी नहीं आएगा क्योंकि अचीवमेंट टेस्ट होते हैं. डिटरमाइन स्टूडेंट्स फाइनल ग्रेड, ये समेटिव असेसमेंट में आता है. तो इन तीनों में से कोई भी नहीं होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा.
ऑप्शन से भी हम कई बार एलिमिनेट करके देख सकते हैं, जो कि हम बार बार आपसे कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। ये तो हम पहले भी बात की था, और पिछली वीडियोस अगर आपने देखी होंगी, अब तक हम 10 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, उनमें हमने बात की थी कि डिसिप्लिन जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। अब डिसिप्लिन में आपका मैथ आ सकता है, साइंसेज आता है, सोशल साइंसेज आता है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब डिसिप्लिनरी नॉलेज होते हैं, क्योंकि इनकी ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कैरेक्टराइज एक डोमेन से होती है, और उसका एक अपना मेथड है और अपना एक ट्रेडिशन है। जैसे मैथ्स का जो मेथड होता है वो प्रूविंग पे बहुत बेस्ड होता है, ट्रेडिशन जो है वो लॉजिकल रीजनिंग पे जाता है मैथ्स का। तो इस तरीके से आप डिसिप्लिन को समझ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल लर्न सर्टन जेंडर नॉर्म्स एंड बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। देखिए मैंने आपको पहले बताया था जेंडर सोशलाइजेशन से आता है, तो सोशलाइजेशन करेक्ट वर्ड होगा। सोशल कल्चर, सोशल चेंज और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, ये सभी पार्ट हैं आपके सोशलाइजेशन के। आप जब कल्चर या सोशल चेंज या स्ट्रैटिफिकेशन समझा रहे होते हैं तो आप एक्चुअली सोशलाइजेशन कर रहे होते हैं। तो जेंडर सोशलाइजेशन द एप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंडीशन इज कैरेक्टराइज बाय सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन। देखिए ये आपको पता ही है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज़ हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी इनका आइडिया है तो थोड़ा इन डिसीज़ के बारे में पढ़ लें, क्योंकि हमने पहले बताया था RPWD एक्ट 2016 जो वो इंपॉर्टेंट है, और उसमें इन्हीं डिसीज़ का जिक्र है, कहीं इन्हीं डिसेबिलिटीज़ की बात है, क्योंकि ये अब जो है एजुकेशन स्पेसिस में यूज़ होते हैं। इंक्लूजन के पर्सपेक्टिव से समझना बहुत ज़रूरी है। तो आपका जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम सिंड्रोम डिसऑर्डर है, ये ऑटिज्म के वाइड ऑर्डर्स को लेकर चलता है, जिसमें माइनर ऑटिज्म भी होता है, मेजर ऑटिज्म भी होता है, हाई ऑटिज्म भी होता है। तो द कंडीशन कैरेक्टराइज बाय सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी इन सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन, ये ऑटिज्म के लक्षण है। ऑटिस्टिक चाइल्ड जो हम कहते हैं, तो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD हम यही कहना चाह रहे हैं कि सोशल इंटरेक्शन इसमें आता है। डाउन सिंड्रोम इज अ डिसीज़ जहाँ पर जैसे क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी डिसऑर्डर जो हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में आता है। ADHD जो है आपको पता है अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डेफिशिएंसी वो सिंड्रोम है। डिसलेक्सिया जो है आपको पता है रीडिंग में जिनमें प्रॉब्लम आती है, दैट इज डिसलेक्सिया। और इसी सेंस में हमने डिस्ग्राफिया और डिसकैलकुलिया में पढ़ा था। डिसकैलकुलिया जो है वो मैथमेटिकल लर्निंग डिफिकल्टी जिन्हें होती है उनके लिए, और डिसकैलकुलिया जो है जिनको राइटिंग प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोच विच डिस्क्राइब लर्निंग एज अ कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। तो हमें पता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की जहाँ पर भी बात होगी, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स अगर हम बात करें तो बिहेवियरिस्ट अप्रोच की ही बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एस्थेटिक एक्सपीरियंस इन एजुकेशन। देखिए एस्थेटिक एक्सपीरियंस तो मैंने बताया था आपको, अगर आपको टेंटेटिव सिलेबस याद हो जो हमने लास्ट वीडियो में किया था 10 मार्क्स कैसे स्कोर करें, तो उसमें एंगेजिंग ड्रामा परफॉर्मेंस पे सवाल आ ही रहे हैं, तो इस तरीके से आपसे पूछने की कोशिश की गई है। एस्थेटिक एक्सपीरियंस की अगर बात हुई तो वो ड्रामा परफॉर्मेंस होगा, ना कि मेमोराइजेशन ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला, कंप्लीटिंग अ साइंस एक्सपेरिमेंट, ना कि राइटिंग अ हिस्ट्री ऐसे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एंगेजिंग इन अ ड्रामा परफॉर्मेंस। ये आपके एस्थेटिक एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशन का पार्ट है। तो दोस्तों आप बने रहिए, इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे सारे PGT के पेपर सॉल्व करने की। आज हमने PGT के 2 पेपर्स ऐसे PGT पॉल साइंस के हमने 2 शिफ्ट के पेपर सॉल्व करे हैं। एक 14 तारीख का सेकंड शिफ्ट का हमने पेपर सॉल्व कर लिया है, और 15th का फर्स्ट शिफ्ट का। इसके बाद जो हमारा ड्राइंग एंड पेंटिंग का पेपर हुआ था उसमें से भी कुछ मेथोडोलॉजी के टीचिंग मेथोडोलॉजी क्वेश्चन लाएंगे, और TGT हिंदी के 3 शिफ्ट में पेपर हुए थे। अगर आप कहेंगे तो हम TGT हिंदी की एक कंपाइल वीडियो बना देंगे, उसमें एक्चुअली वो 4 शिफ्ट में हुआ है, तो लगभग क्वेश्चन ना सिमिलर पैटर्न पे होंगे। तो एक रन थ्रू क्लास कर सकते हैं अगर आप जैसा बोलें, तो इट विल डिपेंड ऑन योर कमेंट्स एंड सजेशंस। हम उसी हिसाब से इन वीडियोस को कर सकते हैं। हम 20-20 करके भी ला सकते हैं, 40-40 का सेट भी ला सकते हैं, वरना सब्जेक्ट वाइज भी कर सकते हैं, एज एवर यू विश। सो प्लीज़ डू लेट अस नो इन आवर कमेंट सेक्शन। हम उसी हिसाब से इस वीडियो को बनाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, और तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। आप बस बने रहिए और अपनी मेहनत और तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड डू शेयर विद अदर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स।